Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Yasir Yamin and I welcome you all in this session. अब देखें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर हम बहुत सारे MCQs अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ये MCQs मैंने पिक किए हैं ACCA के पब्लिश किए हुए मॉक से, जो कि दिसंबर 24 और दिसंबर 23 के ऊपर मुश्तमिल है। मैंने इन जगह से सारे के सारे ACCA के MCQs उठाए और इनको हम जल्दी कॉन्सेप्चुअली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आई होप कि आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, आई थिंक लेट्स बिगिन। हमारे सामने MCQs मौजूद हैं और हम सबसे पहला MCQ देखने जा रहे हैं। ऑलराइट, सो MCQ नंबर 1। एग्जामिनर कहता है कॉस्मोस कंपनी इज एक्सप्लोरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या नोट करनी है यहाँ पे कि लाइफ स्पैन कितना है, 4 साल। एग्जामिनर कहता है द प्रोजेक्ट प्रोमिसेस रोबस्ट रिटर्न्स ऑफ अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 400,000। भाई एग्जामिनर ने हमारे सामने क्लियर कर दिया है कि एनपीवी हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी है, 400,000। एग्जामिनर कहता है व्हेन डिस्काउंटेड एट एन एनुअल रेट ऑफ 10%। तो एग्जामिनर ने जी आपको डिस्काउंट रेट भी बता दिया कि ये एनपीवी 10% के डिस्काउंट रेट पे कैलकुलेट की गई है। एग्जामिनर कहते हैं दीज एस्टिमेशंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज ऑफ 500,000 एनुअली ओवर द प्रोजेक्ट्स ड्यूरेशन। टैक्सेस पेबल 1 ईयर इन अरियर्स एट अ रेट ऑफ 30%। कह रहे हैं इस प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यहां से आपको कैश इनफ्लोज मिलेंगे, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मिलेंगे 500,000 के 4 साल के लिए। यानी फ्रॉम ईयर 1 टिल ईयर 4 यू विल हैव एन एनुअटी ऑफ कैश फ्लोज ऑफ 500,000, but you will have to pay tax 1 year in arrears at the rate of 30%। अगर आपको 5 लाख के कैश इनफ्लो के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा तो 5 लाख का 30% लगभग 150,000 बनता है। तो मैं यहाँ पे आसानी से लिख सकता हूं कि जो मेरा टैक्स का आउटफ्लो होगा वो 150,000 ईच ईयर का होगा। लेकिन क्योंकि 1 ईयर इन अरियर्स की बात की जा रही है तो इसका मतलब ईयर 1 के प्रॉफिट्स के ऊपर ईयर 2 में टैक्स अप्लाई हो रहा होगा, टैक्स पे हो रहा होगा। 2 वाले 3 में, 3 वाले 4 में, 4 वाले 5 में। इसका मतलब जो टैक्सेशन का आउटफ्लो है वो चलेगा ईयर 2 से लेके ईयर 5 तक। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। एग्जामिनर बोलता है what is the change in the annual cash inflows which will make the net present value zero। एग्जामिनर ने बेसिकली आपसे सेंसिटिविटी मांगी है कि व्हाट चेंज इन कैश फ्लोज विल ब्रिंग योर एनपीवी एट जीरो। तो जी मुझे निकालनी है सेंसिटिविटी ऑफ कैश फ्लोज। अगर मुझे सेंसिटिविटी ऑफ कैश फ्लो निकालनी है तो तरीकेकार ये होगा कि मैं न्यूमरेटर के अंदर रखूंगा अपना फॉर्मूला एनपीवी और डिवाइड कर दूंगा अपने फैक्टर से या वेरिएबल से जिसकी सेंसिटिविटी हम निकालने जा रहे हैं। तो वो होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर मैं एनपीवी डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज करूंगा कैलकुलेट, तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज चेंज हो कि मेरी एनपीवी जीरो हो जाएगी, यानी सेंसिटिविटी कितनी आ रही है। अब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की बात करूं तो मेरे पास दो टाइप के कैश फ्लोज हैं। एक मेरे पास नॉर्मल सा इनफ्लो है 5 लाख का, 4 साल की एन्युटी है। और दूसरा मेरे पास 1.5 लाख का आउटफ्लो है, लेकिन इसकी एन्युटी चलेगी ईयर 2 से लेके ईयर 4 तक, ईयर 5 तक। क्लियर? तो अब सबसे पहले मैं जरा इनफ्लोज की मैं सबसे पहले वर्किंग 1 कर रहा हूं यहां पे, और यहां अपने इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूं। कैश फ्लो है मेरे पास 5 लाख का, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एन्युटी फैक्टर से जो कि ईयर 1 से लेके ईयर 4 तक का एन्युटी फैक्टर होगा। एन्युटी फैक्टर आपको अपने एग्जाम के अंदर हमेशा टेबल से जाके बड़े आसानी से मिल जाएगा। आप देखिए कि आपके सामने मैंने एन्युटी टेबल खोल लिया है और 10% 4 साल के लिए, 10% 4 साल के लिए आपका एन्युटी फैक्टर बनता है 3.170। तो 500,000 इंटू 3.170 आपके इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है वो 500,000 इंटू 3.170 कर लिया, ये आ जाती है 1585,000। ठीक।
लेकिन आपके पास एक वर्किंग नंबर 2 और होगी जिसके अंदर टैक्स आउटफ्लो की भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, राइट। तो टैक्स आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आउटफ्लो होने वाला है 150,000 फ्रॉम ईयर 2 टिल ईयर 5। हमें एन्युटी फैक्टर भी रेलेवेंट लेना पड़ेगा, ईयर 2 से ईयर 5 तक का एन्युटी फैक्टर लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? ईयर 2 से ईयर 5 तक का एन्युटी फैक्टर लेने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले उठाइए ईयर 5 का एन्युटी फैक्टर एट 10%। 10% के ऊपर ईयर 5 का एन्युटी फैक्टर बनता है 3.791, ठीक है। और इसके अंदर से ईयर 1 को लेस कर दीजिए, ईयर 1 का फैक्टर बनता है 0.909, तो 0.909 लेस कर दीजिए तो आपके पास ईयर 2 से लेकर ईयर 5 तक का एन्युटी फैक्टर आ जाएगा विच इज 3.791 माइनस 0.909 एंड दिस इज सपोज टू बी 2.882। तो 150,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.882 आप कर लीजिए, 150,000 के आउटफ्लो से इसको मल्टीप्लाई, ये आ रहा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 432,300। अगर आप नेट कैश फ्लो निकालेंगे तो आपका नेट कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर बन जाएगा 1585000 माइनस 432,300 विच इज इक्विवेलेंट टू 1152,700। आप यही करिए, एनपीवी रखिए अपनी, आपके पास 4 लाख की एनपीवी है तो 400,000 रख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए इसको 1152,700 से। जरा देखिए कितना नंबर आ रहा है आपके पास, 400,000 डिवाइडेड बाय 1152,700, राइट, सॉरी 00, आप कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 34.70% का। तो आपका देयरफॉर आंसर होना चाहिए सी। योर आंसर शुड बी सी, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। अच्छा देखिए, इस बात को खास तौर पे नोट कर लीजिएगा कि ये जो भी एमसीक्यू मैंने सॉल्व करवाया इसके अंदर मैंने कोशिश ये की कि मैं एक्सप्लेनेशन कम रखूं, और जितनी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको तेज तेज चलाया जा सकता है वैसे ही चलाया जाए। यानी आपका काम सवाल और उसकी वर्किंग पे फोकस दिलाया जाए आपको। इसकी वजह यह है क्योंकि इस टाइम के ऊपर बैठ के जब हम कोई भी सवाल देख रहे हैं तो ये प्रिजम्पशन है कि आपने पीछे से सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपकी तैयारी हुई भी है, और इस तैयारी को बिल्टअप कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करके। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं जरा सवाल नंबर 2 के ऊपर। एग्जामिनर कहता है टेक कंपनी, अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी सीकिंग टू डाइवर्सिफाई। अब देखो, डाइवर्सिफाई का लफ्ज आपने सुना तो आपके सामने, आपके दिमाग में डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट घूमना चाहिए जो कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इस्तेमाल करते थे। याद है कि अगर कभी भी कोई भी बिजनेस एक डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री के अंदर एंटर होगा तो उसका एग्जिस्टिंग बीटा इक्विटी रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि नई इंडस्ट्री का बिजनेस रिस्क कुछ और होगा एज कंपेयर टू दिस इंडस्ट्री, आपकी करंट इंडस्ट्री। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नया बीटा इक्विटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप एक बेंचमार्क एंटिटी का बीटा इक्विटी उठाते हैं, उसको पहले अनगियर करते हैं, बाद में रीगियर करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर ओन फाइनेंशियल रिस्क आपके पास नया बीटा इक्विटी कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो कहते हैं, एग्जामिनर कहता है टेक कंपनी, a successful software company seeking to diversify into the hospitality industry amidst the market saturation in their current sector. Tech company aims to ascertain its cost of equity for evaluating the new investment proposal. कह रहे हैं हमारी मार्केट, जो करंट मार्केट है वो सैचुरेट हो चुकी है, हम नई मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं। नई मार्केट के अंदर एंटर होने के प्रपोजल को असेस करने के लिए हमें नई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, एंड राइटफुली सो कि जब भी आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट को अंडरटेक करने की वजह से सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल रिस्क तब्दील हो जाए या सिग्निफिकेंटली बिजनेस रिस्क तब्दील हो जाए तो आपका एग्जिस्टिंग बीटा इक्विटी रिडंडेंट हो जाता है, आपको नया बीटा इक्विटी कैलकुलेट करना चाहिए ताकि आप नया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कर सकें। ठीक। सनशाइन कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये आपकी बेंचमार्क हो जाएगी। ठीक है। एग्जामिनर कहता है द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इक्विटी बीटा ऑफ द टू कंपनीज आर एज फॉलोज। टेक कंपनी की बात करें तो आपका इक्विटी बीटा निकलाया दिया हुआ है 1.5 का, लेकिन याद रखिएगा कि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये रिडंडेंट है। ठीक है, ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। आपकी डेट टू इक्विटी रेशो 1:2 है, यानी डेट 1 है तो इक्विटी 2 है।
सनशाइन कंपनी जो कि आपकी बेंचमार्क कंपनी है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2:3 है और इनका इक्विटी बीटा आ रहा है 2 का। अज्यूम कर लीजिए कि कोई कॉरपोरेशन टैक्स नहीं है, आपका रिस्क फ्री रेट 3% का है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है डायरेक्ट। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब ही यही है कि आरएम माइनस आरएफ करके दिया हुआ है, आरएम भाई और आरिफ भाई को माइनस किया हुआ है। आपके पास डायरेक्ट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 5% का, आरिफ भाई दिए हुए 3% के। एग्जामिनर कहता है शुड टेक कंपनी प्लान टू अडॉप्ट इट्स एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, डिटरमिन द रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर टेक कंपनी इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। आपको दोबारा से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है। दोबारा से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए पहले नया बीटा इक्विटी डिटरमिन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जल्दी से कर लेते हैं भाई। हम सबसे पहले करेंगे बेटा एक स्टेप जिसका नाम होगा अनगेयरिंग। अनगेयरिंग के अंदर क्या करना होता है, आप सबसे पहले, आपको फॉर्मूला याद है ना, बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी प्लस बीटा डेट, where beta debt until and unless examiner provides for this fact is assumed to be zero। अगर इस फॉर्मूला को खोल के बात करें तो फॉर्मूला बनता है बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टी। याद रखना एग्जामिनर ने कहा हुआ है अज्यूम नो कॉर्पोरेशन टैक्स, तो टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है, 1 माइनस टी की कोई वैल्यू नहीं है। टैक्स रेट अगर 0 है तो 1 माइनस 0 1 ही बन जाता है। अब यहां पे आप देखिए आपके पास आपके कॉम्पिटिटर की बेंचमार्क इंडस्ट्री का इक्विटी बीटा दिया हुआ है 2 का, इनका इक्विटी स्ट्रक्चर है 2:3, 3 इक्विटी है 2 डेट है, तो इक्विटी होगा 3 डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट अगर हम करें तो इक्विटी अगेन 3 है, डेट 2 है, तो इनका बीटा एसेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जरा कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, इनका बीटा एसेट कैलकुलेट होता हुआ आ जाएगा विच इज 1.2। लेकिन ये जो बीटा एसेट कैलकुलेट किया है, ये बीटा एसेट डिनोट कर रहा है बिजनेस रिस्क को ऑफ द न्यू इंडस्ट्री। मुझे इस बीटा एसेट को, इस बिजनेस रिस्क को के अंदर फाइनेंशियल रिस्क शामिल करना है ताकि नया बीटा इक्विटी बन जाए मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वापस सेकंड स्टेप करूंगा, जरा सुनिएगा, आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं वापस एक स्टेप अपनाऊंगा जिस स्टेप का नाम है बेटा रीगेयरिंग। रीगेयरिंग के अंदर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला क्या था, बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी प्लस डेट। 1 माइनस टी में नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे अज्यूम लिखा हुआ है कि अज्यूम टैक्स रेट इज 0। इस बार मेरे पास बीटा एसेट गिवन है जो कि मैं नई इंडस्ट्री का उठा के लाया हूं, वो 1.2 है। बीटा इक्विटी मुझे अपने लिए कैलकुलेट करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर में अपना ही कंसिडर करूंगा ताकि मेरा फाइनेंशियल रिस्क बीटा इक्विटी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर 1:2 का है, यानी इक्विटी इज 2 एंड डेट इज 1। डन, तो कर लेते हैं जरा कैलकुलेट। 1.2 इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, दिस इज 0.67। 0.67 यहाँ बीटा इक्विटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा इक्विटी इज इक्वल्स टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.67, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 0.67, ये आपके पास नया बीटा इक्विटी आ गया। मैं यहां लिख देता हूं, नया बीटा इक्विटी आ गया 1.8 का। क्लियर, तो भाई फिर आपके पास अब बीटा इक्विटी आ गया, तो इस बीटा इक्विटी जिसके अंदर नई इंडस्ट्री का बिजनेस रिस्क शामिल है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे केई कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे CAPM या कैपएम मॉडल यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला था आरिफ भाई प्लस आरिम भाई माइनस आरिफ भाई मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्विटी। आरिफ भाई हमारे पास 3% के हैं, RM माइनस RF यानी डायरेक्ट रिस्क प्रीमियम हमको दिया हुआ है 5% का, ठीक है। इस 5% वाले बीटा रिस्क प्रीमियम को बीटा इक्विटी से मल्टीप्लाई करना है जो कि 1.8 है, तो 1.8 इंटू 5 प्लस 3 कर लीजिए, आपके पास होल डेसिमल प्लेस यानी राउंडेड ऑफ आपके पास के कितना आ गया 12% का। योर आंसर शुड बी 12% एंड दैट इज हाउ यू कंप्लीट एन आंसर। डन, आगे बढ़ जाते हैं भाई, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तेज तेज करेंगे तो ही बात बन पाएगी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एग्जामिनर कहता है भाई बबल गम कंपनी हैज अ 12% कन्वर्टेबल लोन नोट्स आउटस्टैंडिंग, maturing in 5 years time
and to be redeemed at a face value of $100 per loan note. ठीक है भाई, कन्वर्टेबल लोन नोट है 12% के ऊपर, फेस वैल्यू $100 पर लोन नोट की है। एज इफ के अगर ये नहीं भी बताते तब भी हमको पता था कि बाय डिफॉल्ट आपकी फेस वैल्यू कितनी होने वाली है, $100 की। एग्जामिनर कहते हैं भाई, अच्छा बाय द वे ये नोट कर लेना कि ये 5 साल लोन नोट की बात हो रही है। एग्जामिनर कहते हैं ऑल्टरनेटिवली ईच लोन नोट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 40 ऑर्डिनरी शेयर्स विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ $1 आफ्टर द 5 ईयर पीरियड। चाहे तो 5 साल के बाद जाके आप अपने $100 के लोन नोट को 40 ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। एग्जामिनर कहते हैं द कंपनीज ऑर्डिनरी शेयर्स आर प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट $2 ईच। आज की शेयर प्राइस यानी पी नॉट कितना है, $2। एग्जामिनर कह रहे हैं दिस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 5%। ग्रोथ रेट एग्जामिनर ने दे दिया है 5% का। एग्जामिनर कहता है बबल गम कंपनीज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% व्हाइल इट्स आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 7%। एग्जामिनर कह रहा है पता लगाइए व्हाट इज द करंट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच लोन नोट राउंडेड टू द नियरेस्ट $। देखें, जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी बॉन्ड के अंदर या किसी भी लोन नोट के अंदर या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो डेट इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू इक्वल करती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के। देखें, एक डेट इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको कैश फ्लोज प्रॉमिस करता है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको प्रॉमिस ही कैश फ्लो करती है, उसकी वैल्यू भी उन्हीं कैश फ्लोज की बेसिस के ऊपर ही डिटरमिन की जा सकती है। अगर मैं ये बोलूं कि ये मार्कर, ये पेन मेरे लिए चल नहीं सकता, सिर्फ मुझे कैश फ्लो प्रोवाइड करेगा, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो आप दूसरा सवाल यही बात करेंगे, आप दूसरी बात यही करेंगे कि सर जितने पैसे इस पेन से आपको मिल सकते हैं वही इसकी मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ अ लोन नोट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। बात डन होती है। अब जरा लॉजिकली सोचें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की बात करूं, थोड़ी सी डिटेल में जाके बात करूंगा ताकि एक वंस एंड फॉर ऑल कहानी मुक जाए। 5 साल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। अगर कोई भी इन्वेस्टर इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको सीधा सीधा 12% का तो मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो 12 12 12 12 12 $100 की फेस वैल्यू है, $12 का इस पे मिलेगा इंटरेस्ट। 5वें साल के अंदर जाके वो इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि या तो वो रिडेम्पशन करे इन द फॉर्म ऑफ कैश या तो इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगर वो कैश में रिडीम करता है तो $100 रिडीम होंगे, अगर वो शेयर्स के अंदर रिडीम करता है तो उसको 40 शेयर्स मिलेंगे। लेकिन सर सवाल ये नहीं है कि 40 शेयर्स मिलेंगे, सवाल ये है कि सर इन 40 शेयर्स की कन्वर्जन वैल्यू कितनी होगी, यानी इनकी वर्थ कितनी होगी। तो हम इन 40 शेयर्स की कन्वर्जन वैल्यू निकाल लेते हैं। कन्वर्जन वैल्यू अगर आप निकालने जाएंगे तो कन्वर्जन वैल्यू का सौंफ खुशबू फॉर्मूला ये था कि आपको फ्यूचर की शेयर प्राइस चाहिए है और आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको नंबर ऑफ शेयर से। मैंने सौंफ खुशबू फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। लेमैन फ्यूचर शेयर प्राइस कैसे निकालेंगे? आज आपकी शेयर प्राइस है $2। 5 साल के बाद जाके जबकि आपकी शेयर प्राइस ग्रो करेगी 5% से ऑन एन एस्टिमेशन, तो 5 साल बाद आपकी शेयर प्राइस कितनी होगी? आप करेंगे भाई $2 आज की शेयर प्राइस है, इसको कर दो 1 प्लस 0.05 1 प्लस जी रेज टू द पावर 5। 5 साल तक ग्रो करेगी आपकी शेयर प्राइस। तो आप लॉजिकली सोचिए 1.05 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय $2 की शेयर प्राइस, तो इसका मतलब आपकी फ्यूचर शेयर प्राइस होगी लगभग कोई 2.55 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर आपने कन्वर्ट किया तो आपके हाथ में होंगे 40 शेयर्स, तो यानी आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें 40 से तो आपकी जेब में आएंगे $102 रफली। अब जरा सोचें, कोई भी इन्वेस्टर जो कि इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करेगा, न्यूट्रलिटी के साथ सोचिए। अगर वो कैश में रिडीम करता है तो उसकी जेब में आएंगे $100, अगर वो शेयर्स के अंदर रिडीम करता है तो उसकी जेब में वेल्थ आएगी $102 की। लॉजिकली सोचो वो क्या करेगा? हर रैशनल इन्वेस्टर हायर रिटर्न को प्रेफर करेगा, यानी इसका मतलब सच्चाई ये है कि कन्वर्जन होगी। हाँ, कन्वर्जन बेनिफिशियल है। अगर कन्वर्जन बेनिफिशियल है तो जरा सोचो, कैश फ्लोस इस बॉन्ड के अगेंस्ट, इस लोन नोट के अगेंस्ट सारी जिंदगी में कितने मिलेंगे? 12 12 12 12 और 114, ऐसा ही है। ठीक होती है बात?
तो अब आपने सिंपली क्या करना है, इन सारे के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक आसान तरीका, क्योंकि हम एमसीक्यू कर रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो एमसीक्यू के अंदर एमसीक्यू वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे भाई? बड़ी आसान तरीका है जी, बड़ा आसान तरीका है। आपके पास $12 की तो एन्युटी है, तो आप इंटरेस्ट की एन्युटी कैलकुलेट करें 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 साल की एन्युटी, जबकि आपका रेट कितना है 10%। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे ये बात पूछते रहते हैं कि सर हमें प्री टैक्स रेट लेना है या पोस्ट टैक्स रेट लेना है। देखें, आप एक इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर को इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, देखें अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो आने वाली इंटरेस्ट इनकम आपके लिए टैक्स सेविंग्स नहीं लेकर आएगी। ये तो आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर पढ़ा कि जो कंपनी डेट इशू करती है, जो इशू करती है उसको टैक्स सेविंग्स मिलती हैं, आपको थोड़ी मिलने वाली। तो आपके लिए प्री टैक्स रेट ही काम का है। तो 10% के ऊपर 5 साल का जो आपका एन्युटी फैक्टर बनता है वो 3.791 बनता है। तो 12 इंटू 3.791, 12 इंटू 3.791, दिस इज 45.5 रफली। फिर जो कन्वर्जन होगी, उस कन्वर्जन की एक कैश फ्लो आएगा 102 का, मल्टीप्लाइड बाय 5 साल बाद इसका डिस्काउंट फैक्टर 10% के ऊपर होगा 0.621, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.621 इज इक्वल्स टू 102 मल्टीप्लाइड बाय 0.621, दिस इज 63.3। सो 45.5 प्लस 63.3 is equivalent to 108.8. This is the present value of future cash flows or market value of loan note. ठीक है? So your answer should be, क्योंकि एग्जामिनर ने बोला था to the nearest dollar, तो your answer should be 109. This is your answer. खल्लास, फिनिश, फिनितो। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर ने कहा है द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ लीज अग्रीमेंट कैलकुलेटेड एट अ 10% डिस्काउंट रेट यील्ड्स अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ 21,003। एग्जामिनर कह रहा है अगर आप एक लीज अग्रीमेंट के अंदर एंटर हो तो जितने भी आपको आउटफ्लोज करने पड़ेंगे, जितनी भी आपकी लीज पेमेंट्स हो रही होंगी, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है $21,003। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स है। एग्जामिनर कह रहा है द टर्म्स ऑफ द लीज इन्वॉल्व एन इमीडिएट डाउन पेमेंट ऑफ 10,000 followed by 4 equal annual payments with the first payment commencing at the end of the first year। वो कह रहे हैं आपकी जो टोटल लीज पेमेंट्स है ना, वो टोटल लीज पेमेंट्स का स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि पहला आपका डाउन पेमेंट है ईयर 0 के ऊपर, प्लस आपके 4 इक्वल कैश फ्लोज हैं, 4 इक्वल कैश फ्लोज हैं। ठीक है, और इन सब की अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो ये टोटल नहीं बल्कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकल कर आ सकती हैं। ठीक, एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल लीज पेमेंट्स फॉर द 4 years क्लोजेस्ट टू। वो कह रहे हैं ये जो 4 साल की इक्वल कैश फ्लोज हैं, ये जो 4 साल की इक्वल कैश फ्लोज हैं, इनकी अमाउंट कितनी है, इनकी अमाउंट कितनी है, अभी पता लगा लेते हैं। देखें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल लीज पेमेंट्स एग्जामिनर ने दिया हुआ है 21,003। ठीक, डाउन पेमेंट आपके पास है $10,000 की, और याद रखना डाउन पेमेंट क्योंकि ईयर 0 के ऊपर होती है तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के अंदर होगी। डन। बाकी रह गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 इक्वल कैश फ्लोज, ये हम रख लेते हैं यहां पे x, ये हमें पता नहीं है। तो जरा सोचो अगर मैं डिफरेंशियल निकालूं तो कहने से बड़े आसानी से ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 21,003 माइनस 10,000। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इक्वल कैश फ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 11,003। ठीक, लेकिन मेरे बच्चे एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि 11,003, एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा
कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 इक्वल कैश फ्लोज कितना है। एग्जामिनर पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल लीज पेमेंट बताओ, यानी बताओ सालाना कैश फ्लो कितना होगा, सालाना लीज पेमेंट कितनी होगी कि जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 11,003 निकल कर आ गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4 इक्वल कैश फ्लोज कैलकुलेट कर लिया बैलेंसिंग फिगर के थ्रू 11,003। एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कितने की लीज पेमेंट्स हो रही होंगी हर साल इक्वल बेसिस के ऊपर, जरा वो पेमेंट निकाल के दिखाओ। अब ये तो आपने एक एनुइटी के 4 साल की कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली है ना 11,003, तो एक 4 साल की एनुइटी के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू है। वो आपसे प्रेजेंट वैल्यू नहीं मांग रहा, वो कह रहा है जरा लॉजिक लड़ाओ, रिवर्स वर्किंग करो, दिमाग लड़ाओ और मुझे इक्वल इंस्टॉलमेंट वैल्यू पता लगा के बताओ। सर कोई मसले की बात ही नहीं है। आप सोचिए कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज कैसे निकाला गया होगा। ये निकाला ऐसे गया होगा कि हमने एनुइटी का कैश फ्लो उठाया होगा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा एक अदद एनुइटी फैक्टर से। आप जरा सोचिए 4 साल के ऊपर जबकि आपका डिस्काउंट रेट 10% हो, आपका एनुइटी फैक्टर कितना होगा। आपका एनुइटी फैक्टर होगा, ये तो डिस्काउंट फैक्टर टेबल है, ये होगा 3.170। इक्वल इंस्टॉलमेंट जो आपकी होंगी वो x हैं अभी हमारे लिए, और इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होकर आई होगी 11,003। एनुइटी इक्वल कैश फ्लो, अ सीरीज ऑफ सिमिलर कैश फ्लोज को एनुइटी कहा जाता है। तो आपका इक्वल कैश फ्लो x है, किस तरह निकालेंगे, 11,003 डिवाइडेड बाय 3.170। आप कर लीजिए कितना आ रहा है भाई, 11,003 डिवाइड बाय 3.170, ये आ रहा है आपके पास कुछ 3470.98। ठीक है। एग्जामिनर ने आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर उन ऑप्शंस में देखें तो उसने क्लोजेस्ट टू सेलेक्ट करने का कहा था, और क्लोजेस्ट टू देखें तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए इज योर करेक्ट आंसर। डन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर कहता है भाई 5 के अंदर इंडिकेट बाय क्लिकिंग इन द रेलेवेंट बॉक्स वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन रिलेशन टू वर्किंग कैपिटल। इनमें से कौन सा सच है और इनमें से कौन सा झूठ है। कहते हैं द टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट is to balance between profitability and liquidity preferences. Is this true? Working capital management है क्या? Too much working capital, can lead to less profitability. Too less working capital can lead to, poor liquidity. समझ में आ रही नहीं आ रही? तो कहने का मकसद ये है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि हम लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करें, एंड देयरफॉर दिस आंसर इज ट्रू। दिस आंसर इज ट्रू। दूसरा पढ़ते हैं भाई। इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन द इंटायर रिसीवेबल्स लेजर। गलत। अगर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर आपके सारे रिसीवेबल्स डिस्काउंट हो रहे होते तो इसका नाम रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग होता, इनवॉइस डिस्काउंटिंग की होता। कॉमन सेंस से भी सोचो तब भी समझ में आ जाएगा। योर आंसर इज फॉल्स। आगे आ जाए। एन एग्रेसिव अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कैन इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपकी अग्रेसिव अप्रोच टूवर्ड्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फोकस ही इस बात के ऊपर करती है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इनहांस करने के पीछे जाएं, और प्रॉफिटेबिलिटी इनहांस करना आपकी प्रायोरिटी होती है। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया, ट्रू। ये तो हमको पता ही है। आगे आ जाएं। अ डिस्क्लोज्ड फैक्टरिंग अरेंजमेंट, अगर आपने फैक्टरिंग करवाई और इसको डिस्क्लोज कर दिया, यानी सबको पता है भाई ये कंपनी फैक्टरिंग करवाती है, दूसरे लोगों को अपने रिसीवेबल्स आउटसोर्स कर देती है, अब वो फैक्टर कंपनी जाएगी और आपके कस्टमर से प्यार प्यार से पैसे निकलवाएगी। आप समझ गए कि यहाँ पे प्यार का मतलब क्या है भाई। A disclosed factoring arrangement will be an advantage to the seller in upholding its business reputation. कह रहे हैं कि अगर आपने फैक्टरिंग करवाई तो वो आपकी वाह वाह होगी, पूरी इंडस्ट्री के अंदर लोग बोलेंगे भाई वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात है, आपने फैक्टरिंग करवाई, आप हमारे पास पैसे निकलवाने के लिए किसी और को भेजते हैं। Will it uphold reputation or damage reputation? It will damage, it will affect your reputation. So the statement is false. So true false is your answer. Done.
आगे बढ़े। अच्छा भाई आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 6, स्नो कंपनी इंटेंड्स टू इनिशिएट अ 143 राइट्स इशू ऑफरिंग शेयर्स एट 20% डिस्काउंट टू द करंट मार्केट प्राइस। राइट इशू करने जा रहे हैं जिसकी पॉलिसी है 143, हर 3 पुराने के ऊपर एक नया शेयर देंगे। और पॉलिसी क्या है कि राइट प्राइस जो भी होगी वो राइट इशू प्राइस जो भी होगी इट विल बी 20% डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस। एग्जामिनर कहता है प्रेजेंटली द कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर स्टैंड्स एट $2 विथ शेयर्स ट्रेडिंग एट एन अर्निंग्स यील्ड ऑफ 5%। अर्निंग्स यील्ड आपको पता है ना क्या है? अर्निंग्स यील्ड का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, या टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो यहां पे आपको बताया हुआ है आपका करंट अर्निंग्स पर शेयर है $2 का, मार्केट प्राइस आपको पता नहीं है लेकिन आपकी अर्निंग्स यील्ड बनती है 5%। ठीक है, तो क्या करें, क्या हम रिवर्स वर्किंग करके हम कह सकते हैं देयर फॉर मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ये 5% यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 डिवाइड बाय 0.05 इट्स 40। तो आपकी मार्केट प्राइस पे शेयर कितनी आ गई? $40। आपकी करंट मार्केट प्राइस पे शेयर है $40 और जो राइट इशू होगा दैट विल बी एट अ 20% डिस्काउंट, यानी 80% के ऊपर होगा। तो 40 इंटू 80 कर लेते हैं भाई, 32। ठीक है, नया शेयर जो इशू होगा वो 32 के ऊपर होगा। भैया एग्जामिनर कहता है जरा सुनना, एडिशनली स्नो कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज वैल्यूड एट $240 मिलियन। पूछ रहे हैं व्हाट इज द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। टीआरपी निकालना है। टीआरपी निकालने का भाई हमारा तरीका ओल्ड और न्यू, ओल्ड शेयर्स इनटू ओल्ड प्राइस, न्यू शेयर्स इनटू न्यू प्राइस। ओल्ड शेयर्स देखें 143 की राइट पॉलिसी है, हर पुराने 3 शेयर्स के ऊपर एक नया शेयर दिया जाएगा। वो जो पुराने 3 शेयर्स हैं इनकी मार्केट वैल्यू चल रही है $40, अभी हमने कैलकुलेट करी, तो 3 इंटू 40 हो गया 120। एक नया शेयर दिया जाएगा जो कि कितने भी दिया जाएगा $32 के ऊपर, तो 1 इंटू 32, यहां आ गया 32। टोटल कर लीजिए 152 और हमारे यहां पे बनते हैं 4 शेयर्स। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 152 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ जाएगा भाई? टू द नियरेस्ट नंबर 152 डिवाइड बाय 4 इज $38। डन आंसर। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अब क्योंकि वक्त बड़ा कम होता है, कभी कभार न्यूमेरिकल एमसीक्यूज के अंदर टाइम लग जाता है, तो हमें इंश्योर करना है कि थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के ऊपर टाइम ना लगे। Which two of the following statements regarding financial markets and economic policies are correct? Higher taxation is expected to boost overall demand within the economy. अगर गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी के तहत टैक्सेस बढ़ा दे तो उससे इकोनॉमी बूम कर जाएगी। गलत, ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी। टैक्सेस बढ़ाने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, जो कंपनीज के रेजिडुअल प्रॉफिट्स हैं वो कम होंगे, अल्टीमेटली उनके पास स्पेंडिंग पावर कम होगी, स्पेंडिंग पावर कम होगी तो वो स्पेंड कम करेंगे, डिमांड गिरेगी। तो जब डिमांड गिरेगी इट विल नॉट बूस्ट ओवरऑल डिमांड, सो दिस कैन नॉट बी योर आंसर। Supply side policies will lead to raising the capacity of the economy in producing more goods and services. बिल्कुल, supply side policies का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आप अपनी जो सप्लाई है उसको इन्हांस करें, ताकि सप्लाई एनहांस होने की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच में जो इक्विलिब्रियम बने वो एट अ लोअर प्राइस पर है। ठीक, तो दिस इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट शेयर, इट्स अ नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। एग्जामिनर ने बोला था 2 सेलेक्ट करने, सही है। पेयर टू पेयर अलाउज पीपल टू लेंड मनी डायरेक्टली टू स्मॉल बिजनेसेस विदाउट गोइंग थ्रू अ फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यस, पेयर टू पेयर फाइनेंस होता ही यही है कि आप पेयर टू पेयर का मतलब होता है इसको कैसे बोले, पेयर टू पेयर का मैं उर्दू लफ्ज जानना चाह रहा था, दिमाग में आ जाए अगर, तो पेयर टू पेयर का मतलब ऐसे आप समझिए कि बराबरी वाले लोग, अगर मिसाल के तौर पे एक दुकान वाले को उधार चाहिए तो बजाय इसके कि बैंक के पास जाए, बैंक किसी ऐसे बंदे से मिला हुआ हो जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं, वो वहाँ से ले
मेरा मतलब डिपॉजिटर्स का पैसा ले फिर इस दुकान वाले को दे और बीच में अपना कट रखे, तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बीच में पैसे कमा रहा है ना। इससे कितना अच्छा होता कि अगर एक दुकान वाले को थोड़ी सी उधार की ज़रूरत है, उसको इन्वेंट्री खरीदनी है या रिसीबल्स को फाइनेंस करना है, तो वो अपने बराबर वाले दूसरी दुकान वाले से कुछ उधार ले ले, पेयर टू पेयर फाइनेंसिंग। तो अगर पेयर टू पेयर फाइनेंसिंग हो जाएगी तो उसमें बैंक का रोल बीच में से हट गया, इंटरमीडियरी का रोल बीच में से हट गया। दिस इज पेयर टू पेयर फाइनेंसिंग एसेंशियली। तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। थ्योरी वाले एमसीक्यूज हैं, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वैल्यू फॉर मनी आर करेक्ट? इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। सही है। एक्वायरिंग रिसोर्सेज एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, इकोनॉमी, करेक्ट। इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स, ये मार्केट करना, मार्केटिंग कैंपेन्स करना किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव तो नहीं होता, ना वैल्यू फॉर मनी का कॉन्सेप्ट है। Maximizing shareholders dividends, definitely not an objective of non-profit organizations, because there are no shareholders in non-profit organizations, so incorrect. Ensuring maximum output within given resources, efficiency, सही है। तो 1 and 4 should be the correct answer। यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए डी। अल्लाह अल्लाह जी, खैर से अल्लाह। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। In a booming stock market, investors observe rapid price fluctuations following the release of listed companies' annual reports. Annual report release हुई, एनुअल रिपोर्ट रिलीज हुई, उसके रिलीज होते ही मार्केट ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। अगर एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट ज्यादा आने की वजह से शेयर प्राइस ऊपर गई होगी, या लॉस आ गया तो शेयर प्राइस नीचे गई होगी। यानी मार्केट के इन्वेस्टर्स पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। विच फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस फिनोमिनन? वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म या स्ट्रॉन्ग फॉर्म? देखिए, स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर हमारी अजम्पशन ये होती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इनसाइडर इंफॉर्मेशन तक मौजूद है। तो अगर इनसाइडर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होती मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास, तो एनुअल रिपोर्ट के आने या ना आने से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड दैट इंफॉर्मेशन। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स सिर्फ ताल्लुक रखते हैं, या इन्वेस्टर्स की जो नो हाउ होती है या इन्वेस्टर्स की जो परसेप्शन होती है वो सिर्फ बेस करती है पास्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस। तो वो होती है वीक फॉर्म। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि जब आपने एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज की आज, तो उसकी वजह से रैपिड फ्लक्चुएशन आई है, यानी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रही है। और एक ही ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट होती है जिसके अंदर प्रेजेंट नॉलेज को बेस करते हुए भी मार्केट रिएक्ट करती है, वो इन ऑप्शंस में से हो सकती है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। दिस इज योर आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा भाई, पर्पल कंपनी विच इज अबाउट टू पे अ डिविडेंड टिपिकली ऑफर्स अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 10% बेस्ड ऑन इट्स एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस। डिविडेंड यील्ड आती है 10% की। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स इज 55% कम डिविडेंड। अच्छा भाई, याद रखना, कम डिविडेंड शेयर प्राइस दी हुई है 55 की, और ये जो 10% यील्ड है ये आती है एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो 55 के अंदर ऑलरेडी डिविडेंड का इंपैक्ट शामिल है। कहते हैं, एंड द कंपनी हैज 2 मिलियन शेयर्स इन इशू। पर्पल कंपनी अडॉप्ट्स अ डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 20% एंड हैज अ रिटर्न ऑन इट्स इक्विटी ऑफ, यानी केई है इनका 15%। तो कह रहे हैं भाई, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पर्पल कंपनी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछे जा रहे हैं, पूछ रहे हैं ऑफ पर्पल कंपनी। कर लेते हैं भाई जरा, रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, ये मैंने शायद गलती से बोल दिया था कि के ही दिया हुआ है 15% का, के नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है 15% का। अच्छा, हमसे मांगा यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए ना आपके पास कुछ मॉडल्स थे, या तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, या ग्रोथ मॉडल, या कैपएम मॉडल। कैपएम यहाँ पे लग नहीं सकता, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, या इवन हम निकाल भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पे आउट रेशो और आरओई दिया हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लगेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के तहत अगर हमने के ई निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होगा डी नॉट 1+G डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी। यही है। तो डी नॉट आपका आज का डिविडेंड कितना है? तो आप ज़रा सोचिए, आपकी $55 की कम डिविडेंड शेयर प्राइस है। कम डिविडेंड का मतलब इस शेयर प्राइस के अंदर डिविडेंड का इम्पैक्ट शामिल है, यानी 10% डिविडेंड मिला
और इस 10% का इम्पैक्ट शामिल है, इस 10% का इम्पैक्ट शामिल है इस कम डिविडेंड शेयर प्राइस के अंदर। तो ज़रा सोचो, अगर मैं एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस निकालूं तो एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस कितनी होगी? $55 की कम डिविडेंड शेयर प्राइस 10% का डिविडेंड इंक्लूड करती है। तो बिफोर 10% का डिविडेंड कितनी होगी? तो डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 100 करूं तो मेरे पास 100% के बराबर की शेयर प्राइस, यानी मैं सिंपली कर रहा हूं 55 डिवाइड बाय 1.1, तो मेरे पास एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस आ जाएगी बेटा $50 की। अब आप कॉमन सेंस अपना इस्तेमाल करिए, मैं फिर भी लिख लिख के समझा रहा हूँ। मेरी कम डिविडेंड शेयर प्राइस है $55 की, मेरी एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस है $50 की। तो 55 माइनस 50 करेंगे तो इसका मतलब डिविडेंड आ गया आपका $5 का डिविडेंड पर शेयर। मानते हैं इस बात को? $50 की एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस है, इसमें $5 का डिविडेंड शामिल होगा तभी तो कम डिविडेंड शेयर प्राइस बन गई होगी $55 की। तो आप सोचें, आपके पास सबसे पहले एक अनोखी चीज आ गई, वो क्या आ गई कि आपके पास $5 का डिविडेंड आ गया आज का। अब हमें इस सवाल को पूरा करने के लिए हमें कुछ चीजों की और जरूरत है, जिसमें एक ग्रोथ रेट है और एक पी नॉट है। पी नॉट इस फॉर्मूला के अंदर हमेशा एक्स डिविडेंड आता है, तो एक्स डिविडेंड शेयर प्राइस भी आपके पास है 50 की। अब चाहिए असल ग्रोथ। ग्रोथ निकालने के दो तरीके थे, या तो हम लोग गॉर्डन्स ग्रोथ रिटेंशन मॉडल इस्तेमाल करते हैं या पास डिविडेंड मॉडल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे गॉर्डन्स ग्रोथ रिटेंशन मॉडल इजीली अप्लाई किया जा सकता है, जिसका फॉर्मूला था G इज इक्वल्स टू बी आर। बी का मतलब था रिटेंशन रेशो और आर का मतलब था रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 15% है और बी होता है रिटेंशन रेशो। बी निकालने का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पे आउट रेशो। तो 1 तो 1 ही है, पे आउट रेशो है आपका 20% यानी 0.2, तो ये आ गया 0.8। तो आप सोचिए कि अगर आप करेंगे 0.8 इंटू 0.15 यानी 15%, तो 0.15 का 0.8 निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 0.12 और 12%। ठीक है, तो हमारे पास जी ग्रोथ रेट आ गया है 12% का, तो 1 प्लस 0.12 और यहाँ भी आ जाएगा 0.12। जरा कर लेते हैं, 5 इंटू 1.12, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड आ जाएगा आपका 5.6 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 0.12। ठीक है, तो ये आपके पास बनकर आ रहा है कुछ 23.2%। व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी? 23.2। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये सब समझ में आएगा। मैं बार बार रिपीट इस बात को कर रहा हूँ कि देखिए, मुझे ये मालूम है कि मैं तेज सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मैं सॉल्व करता चला जाऊँ और आप फॉलो करते हुए चले जाएं। आप ये बोलते हुए चले जाएं कि सर मैं करता तो मैं भी ऐसे ही करता, या मैं अप्रोच जो फॉलो करता वो कुछ और फॉलो करता, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है आप जिस स्पीड से कर रहे हैं वो समझ में सब कुछ आ रहा है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हाँ, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. Cyprus company's management has annual credit sales of $50 million with accounts receivable amounting to $10 million. 10 मिलियन के रिसीवेबल्स हैं, जबकि पूरे साल की सेल करते हैं $50 मिलियन की। वर्किंग कैपिटल इज फंडेड थ्रू एन ओवरड्राफ्ट एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। हमें जितने भी अपने रिसीवेबल्स होते हैं उसको ओवरड्राफ्ट के ऊपर फाइनेंस करना पड़ता है 10% के रेट के ऊपर। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% का है। एग्जामिनर कहते हैं अज्यूमिंग 365 डेज इन अ ईयर, what would be the yearly reduction in finance cost? Specifically finance cost के बारे में पूछा हुआ है। If the management shortens the collection period by 40 days, 240 days नहीं बोला हुआ, by 40 days बोला हुआ। अगर हम 40 दिन से अपने रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड को कम कर दें तो कितनी फाइनेंस कॉस्ट आपकी सेव हो जाएगी? अगर आप अपने 40 दिन से रिसीवेबल डेज को कम कर देते हैं तो 40 दिन की फाइनेंस कॉस्ट सेव हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो बड़ा आसान है ये। यानी आप 40 दिन की फाइनेंस कॉस्ट बचाएंगे आउट ऑफ 365 डेज, तो 40 डिवाइड बाय 365 कितनी की सेल के ऊपर? $50 मिलियन की सेल के ऊपर। तो 40 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय $50 मिलियन की सेल होगी। 40 दिन सारी सेल में से 40 दिन आउट ऑफ द होल ईयर आप बचा लेंगे।
आपका इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर आपकी सेविंग हो रही होगी वो ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट रेट है जो कि 10% का है। तो 40 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, आपका कोई आंसर आना चाहिए है 0.54 मिलियन। ऑप्शंस में जाके देखें तो 0.54 मिलियन या लगभग कोई 540,000 कुछ आ रहा होगा, तो ये ऑप्शन बनता है सी। अब अगर आप 50 मिलियन डॉलर को यूं ना लिखते, पूरा 50 मिलियन डॉलर की फॉर्म में करते, मैं करके भी देख लेता हूँ, तो पूरे नंबर्स में करते तो आई होप कि आपका पूरा आंसर आ जाता एग्जैक्टली 547945, एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 12वां, Company A, a manufacturing entity, finds itself in the need of $4 million loan for a 6-month period. $4 million का लोन चाहिए 6 महीने के अरसे के लिए, which it requires in 3 months time to facilitate its expansion initiative. आप आज खड़े हैं, आपको 3 महीने के बाद जाके 6 महीने का लोन चाहिए है। अगर आपको 3 महीने बाद जाके 6 मंथ्स का लोन चाहिए है तो इसका मतलब आप पीरियड 9 तक जाएंगे। एग्जामिनर कहता है टू मिटिगेट पोटेंशियल रिस्क्स स्टेमिंग फ्रॉम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, कंपनी ए इज कंसिडरिंग 2 FRA that is offered by another bank with a quotation of 3 से 6 फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एट 11%, 3 से 9 फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एट 12%। बगैर सोचे समझे जरा मुझे बताइए कि आपके लिए कौन सा FRA रेलेवेंट है, 3:2, 3v6 या 3v9। आपको 3 महीने बाद 6 महीने का लोन चाहिए है तो 3v9 आपके लिए रेलेवेंट होगा। यानी आप जो रेट फिक्सेशन करेंगे वो रेट फिक्सेशन करेंगे 12% के ऊपर। एक बार आपने रेट फिक्सेशन कर ली 12% की तो जमीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, आपकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आनी है, 12% के बराबर ही आनी है। एग्जामिनर कह रहा है शुड द लोन इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट व्हेन द लोन इज टेकन इज एक्चुअली 10%। जिस दिन आप वाकई में 3 महीने बाद लोन लेने गए, अज्यूम कर लीजिए उस दिन का वाकई का यानी एक्चुअल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10% का। आपने लॉक कर लिया था 12% का इंटरेस्ट रेट, लेकिन जब लोन लेने गए वाकई में तो इंटरेस्ट रेट कितने का चल रहा है, 10% का। एग्जामिनर पूछ रहा है व्हाट इज द पेमेंट और रिसीट कंपनी ए विल मेक और रिसीव विद द FRA बैंक। अब कंपनी का इसमें क्या दोष होगा, देखें भैया सौंफ खुशबू कराता हूं। एक्चुअल मार्केट में आपको लोन मिलेगा $4 मिलियन, हाँ, $4 मिलियन इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। इस किस फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर, $4 मिलियन लिया मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, दिस इज 2 लाख रुपए, $2 लाख मतलब। ठीक है, आपने FRA साइन कर लिया था, यानी इसी $4 मिलियन के ऊपर रेट फिक्सेशन कर ली थी, तो आपको कॉस्ट आनी चाहिए थी 12% के मुताबिक। 12% के मुताबिक करें तो भाई यही 4 मिलियन इंटू 0.12 इंटू 6/12 करें तो ये बनता है 2,40,000। ठीक है, एक्चुअल मार्केट से आप लोन लेंगे $2 लाख का, लेकिन क्योंकि आपने रेट फिक्सेशन कर ली थी, आपकी इफेक्टिव फिक्स कॉस्ट आनी, फाइनेंस कॉस्ट आनी चाहिए 2,40,000 की। इसका मतलब जितना एडिशनल बन रहा है आपको बैंक को वो पे करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कंपनी ए विल पे टू बैंक कितना, $40,000। ऑप्शन सेलेक्ट करना है जी, रिसीव्स तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई 80,000 सेलेक्ट करता तो उसने 6/12 करना वो भूल गया था, लेकिन ऑप्शन के अंदर मौजूद था, आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते। असल ऑप्शन क्या है 40,000 का, 40,000 इज योर करेक्ट आंसर। हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे चलते हैं। Indicate by clicking on the relevant box in the table below whether each of the following financial instruments that are commonly in use by organizations are short term or long term। इनमें से सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़िए, बताइए ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म होता है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म, सही ऑप्शन करेक्ट करना। ये सारी चीजें आप लोग मेरे साथ पढ़ चुके हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। याद ना रहे तो ये गलती है, मेक श्योर करोगे तुम्हें बातें याद रहती हैं। आगे बढ़ जाओ। Which of the following statements accurately describes the difference between traditional theory and Modigliani Miller theory regarding capital structure?
कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में ट्रेडिशनल थ्योरी याद है ना? ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती थी कि अगर आप डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो एक हद तक तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगा, लेकिन एक हद के बाद, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद अगर फर्दर डेट बढ़ाया तो आप वापस आपका वैक बढ़ना शुरू हो जाएगा ड्यू टू हाई रिस्क विच इज इन्वॉल्व इन गियरिंग। मॉडिग्लियानी एंड मिलर का खास तौर पे, अच्छा मॉडिग्लियानी एंड मिलर का विद टैक्स विदाउट टैक्स थ्योरी के अंदर तो कहने का मतलब ये था कि तुम कुछ भी रख लो, डेट और इक्विटी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विद टैक्स थ्योरी के अंदर उनका कहना ये था कि एक कंपनी के पास 99.999% होना चाहिए डेट, इसलिए क्योंकि टैक्स कि आपको टैक्स शील्ड मिलती है इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर, एंड देयरफॉर डेट इज ऑलवेज चीपर देन इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस। देयरफॉर आपके ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा डेट होना चाहिए और इक्विटी सिर्फ नाम नेहाद होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए इक्विटी चाहिए होती है तो बस उतनी होनी चाहिए 0.01%, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मॉडिग्लियानी एंड मिलर का कहना था। पढ़ते हैं जरा। The traditional theory assumes that the cost of capital remains constant regardless of the capital structure. कभी ऐसा नहीं बोला, wrong. The traditional theory asserts that the value of the firm is unaffected by changes in the capital structure, while the Modigliani and Miller theory proposes that the value of the firm decreases with higher leverage due to tax shield benefits. गलत, मतलब एक बात ही गलत है। वो कह रहे हैं मॉडिग्लियानी एंड मिलर ने बोला कि फर्म की वैल्यू गिरेगी, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा अगर आप ज्यादा डेट रखेंगे। देखिए, वैल्यू ऑफ द फर्म गिरेगी तब, वैल्यू ऑफ द फर्म गिरने का मतलब ही क्या है कि डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, यही होता है ना भाई। डिस्काउंट रेट बढ़ता है तो एनपीवी गिरती है ना। तो जब उसने बोला कि मॉडिग्लियानी एंड मिलर ये बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म गिरेगी क्योंकि डिस्काउंट रेट बढ़ा होगा अगर आप हाई डेट रखेंगे, और मॉडिग्लियानी एंड मिलर भाई ने ऐसा कहा है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसा कुछ नहीं कहा, इसका ऑपोजिट कहा था। The traditional theory emphasizes the importance of minimizing the weighted average cost of capital through optimal capital structure decisions. Absolutely. While the Modigliani and Miller theory argues that the capital structure divisions are irrelevant to WACC in a perfect capital market. यानी विदाउट टैक्स मार्केट के अंदर, परफेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर आप डेट रखें, इक्विटी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेट की सेविंग्स कॉम्पनसेट हो जाती हैं इक्विटी के रिस्क प्रोफाइल बढ़ने से। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मुझे डीप पढ़ना भी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पढ़ूंगा। The traditional theory advocates for maintaining a balance of mix of debt or equity, maximizing shareholders' wealth, while Modigliani and Miller theory suggests that firms should minimize financial risk by avoiding debt altogether. Absolutely false. ऐसा कुछ नहीं बोला इन्होंने। तो C is your correct answer. C is your correct answer. 15वां MCQ. The current euro to US dollar exchange rate is $2 per euro. एक यूरो आज मिलता है $2 का। एग्जामिनर कह रहा है एबीसी कंपनी विच इज अ यूरोजोन कंपनी है, मेक्स $1,000 सेल्स टू अ यूएस कस्टमर ऑन क्रेडिट। $2,000 की सेल करी है ऑन, सॉरी $1,000 की सेल करी है ऑन क्रेडिट, और $1,000 की सेल करी है, यानी यूरोजोन कंपनी ने फॉरेन करेंसी के अंदर सेल करी है। बाय द टाइम द कस्टमर पेज द यूरो हैज स्ट्रेंथेंड, यूरो स्ट्रेंथन हो चुका है बाय 20%। कॉमन सेंस से सोचो, आज $2 लगते हैं एक यूरो के लिए, अगर यूरो मजीद तगड़ा हो गया बाय 20%, इसका मतलब 20% ज्यादा डॉलर लगेंगे एक यूरो को हासिल करने के लिए, 20% ज्यादा डॉलर लगेंगे एक यूरो को हासिल करने के लिए, यानी एक्सचेंज रेट हो जाना चाहिए है $2 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, यानी 20% एक्स्ट्रा, तो 2 इंटू 1.2 कर लिया, ये आ गया जी आपके पास 2.4। तो 2.4 पर यूरो शुड बी योर रिवाइज्ड एक्सचेंज रेट। मेक सेंस? इट शुड बी योर रिवाइज्ड एक्सचेंज रेट। एग्जामिनर पूछ रहा है उस दिन यूरो की रिसीट कितनी होगी। भाई देखो, $1,000 आपके पास हैं, $1,000 आपके पास हैं, डॉलर इस टू यूरो का आपको रेट लिख के दिया हुआ है। देखो, $1,000 आपके पास हैं, आप इसको मल्टीप्लाइड बाय $2.4 पर यूरो नहीं कर सकते। देखो कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड छोड़ो, कॉमन सेंस सोचो। डॉलर से मल्टीप्लाई हो सकता है, डॉलर से मल्टीप्लाई हुआ, डॉलर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो $2 बन जाएगा। कॉमन सेंस से सोचो, हो ही एक तरीका सकता है
ये है भी इनडायरेक्ट कोट, लेकिन हो ही एक तरीका सकता है कि आप $1000 उठाएं और इसको डिवाइड करें $2.4 से। डिवाइड करेंगे तो डॉलर डॉलर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1000 डिवाइड बाई 2.4 जब आप करेंगे तो आपके पास यूरो रह जाएंगे 416.67 यूरोस। डॉलर से कैंसिल हो चुका होगा तो डिवाइड करना था। योर आंसर शुड बी ए। डन। ओके अच्छा भाई, मजीद आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल शुरू से शुरू कर रहे हैं भाई। Alpha Company is an unlisted company with 800,000 issued shares. Akila is one of the founders and owns 20% of the shares. भाई 8 लाख टोटल शेयर्स हैं अल्फा कंपनी के, 20% अकीला के पास हैं, यानी अकीला जी के पास 160,000 शेयर्स हैं। मुबारक हो जी अकीला। एग्जामिनर कहता है अल्फा कंपनी हैज जस्ट पेड इट्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.3 पर शेयर, यानी एग्जामिनर ने आपको डी नॉट बता दिया आज का डिविडेंड। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड विल बी 0.32, यानी एग्जामिनर ने आपको डी नॉट 1 प्लस जी यानी नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड बता दिया है ऑलरेडी। आफ्टर दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो indefinitely at 2% per year. Shareholders expect 12% return from their investment, यानी आपका ये cost of capital है। यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अकीला शेयर होल्डिंग। अकीला जी की हमें शेयर होल्डिंग की वैल्यू निकालनी है और अकीला जी की अगर शेयर होल्डिंग की वैल्यू निकालनी है तो इनके 1,60,000 शेयर्स को हम अकीला जी के 1,60,000 शेयर्स उठाएंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एक अदद शेयर प्राइस से, यानी मुझे चाहिए शेयर प्राइस। शेयर प्राइस निकालनी है तो पी नॉट किस तरह निकालेंगे, डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी। डी नॉट 1 प्लस जी मेरे पास मौजूद है, नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड मेरे पास मौजूद है 0.32। हमारे पास जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 0.12 का है, माइनस जी हमारे पास 2% है, यानी आप इसको 0.02 कर लीजिए। तो 0.32 डिवाइड बाई 0.1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 3.2। अगर आप 1,60,000 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा 512,000। दिस इज योर आंसर, इजी पीसी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। डन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर कह रहा है क्यू के कंपनी इज प्लानिंग टू बोरो $10 million इन 3 month टाइम ऑन 31 मार्च 2024। 3 महीने के बाद जाके हम $10 million बोरो करने जा रहे हैं एंड इट हैज हेज्ड द इंटरेस्ट रेट रिस्क द फॉलोइंग फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट 3 वर्सेस 9। अच्छा देखो 3B9 अगर किया है ना इन्होंने फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट बुक, इसका मतलब 3 महीने के बाद जाके 6 महीने की बोरोइंग करेंगे, तभी इन्होंने 3:9 का FRA किया होगा। ठीक है आगे आ जाए। किया कितने के ऊपर है, 4.25:4.5। याद रखिएगा हायर रेट ही हमारे लिए बोरोइंग रेट होगा। ठीक है एग्जामिनर कह रहे हैं अज्यूम दैट ऑन 31 मार्च 2024 द इंटरेस्ट रेट इज 5%। एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट हो गया 5%। हमने FRA किया था 4.5% के ऊपर 31 मार्च 2024, जिस दिन वाकई में हमने बोरोइंग करनी थी उस दिन एक्चुअल रेट था 5% का। इग्नोरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी व्हाट विल बी द FRA सेटलमेंट। पहले भी ऐसे MCQ कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं। तो एक्चुअल मार्केट के अंदर जी हुआ ये होगा कि आपने $10 million की बोरोइंग करनी है। $10 million की बोरोइंग आपने करनी है तो आपको रेट मिला होगा 5% का, 6 महीने की बोरोइंग है तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12। FRA जो आपने किया उसके नतीजे में यही $10 million की बोरोइंग आपको पड़नी चाहिए थी 4.5% के रेट के ऊपर 6/12। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं ज़रा, फुल नंबर्स के अंदर लिखूंगा भाई आंसर ताकि आसानी रहे। ये आना चाहिए था 2,50,000। ठीक है और हमने रेट फिक्सेशन कितने पे कर ली थी, 2,25,000 के ऊपर। बिल्कुल लेमैन की तरह करवा रहा हूं मैं आपको। आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही होगी 2,50,000 की, आनी चाहिए FRA की वजह से 2,25,000। इसका मतलब बैंक विल पे अस 25,000 डिफरेंशियल। ठीक है तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए 25,000 वाला, और दूसरे बार के अंदर होना चाहिए बैंक पेज क्यू के कंपनी। डन। ओके की रिपोर्ट है।
आगे बढ़िए। अच्छा जी, थियोरेटिकल एमसीक्यू। Which of the following directly leads to a conflict between the working capital objectives of liquidity and profitability? इन सब में से कौन सा ऐसा है जो कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान पड्डा करा देगा? यूजिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल टू डिटरमिन इन्वेंट्री ऑर्डरिंग पॉलिसी। नहीं, ईओक्यू मॉडल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी, सब कुछ मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो दोनों साइड हेल्प करता है, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करने के लिए ईओक्यू हेल्प करता है। दिस कैन नॉट बी द आंसर। कॉन्फ्लिक्ट हमें पता लगाना है। ऑफरिंग अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट्स। बिल्कुल, आप प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ डेट्स करवाएंगे तो उससे आपकी लिक्विडिटी बेहतर हो जाएगी, लेकिन डिस्काउंट की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके ये पता करना पड़ेगा कि इस काम में फायदा भी है या फिर नहीं है, यानी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जरूर क्रिएट होगी। लिमिटिंग द लेवल्स ऑफ कैश बैलेंसेस हेल्ड टू दोज रिक्वायर्ड टू मीट द नॉर्मल बिजनेस नीड्स। बिल्कुल, अगर आप एक्सेस फाइनेंस नहीं रखेंगे तो एक्सेस फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी का भी फायदा। और अगर आप एक्सेस कैश फ्लो नहीं रखेंगे तो आपकी लिक्विडिटी भी ऑप्टिमली मैनेज हो रही होगी। तो दिस इज गुड एंड देयरफॉर कैन नॉट बी द आंसर। यूजिंग मिलर और मॉडल टू मैनेज कैश लेवल्स। नहीं, अगर आप मिलर और मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो अगेन ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश होता है जिसपे आपके प्रॉफिट्स और लिक्विडिटी दोनों मैक्सिमाइज हो रहे होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, और आंसर कैन ओनली बी बी। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पता लगानी थी। डन, आगे आ जाए जी। हाय अल्लाह। अच्छा, एक दो जो है ना, मैं बीच में से ज़रा आपको होमवर्क दे के स्किप भी कर दूंगा ताकि आप थोड़ा खुद से भी कर लें। तो कुछ हो जाएगा, मतलब ये ऐसे अगर मुझे अब से ये लगा कि कोई रिपीट टेलीकास्ट चल रही है तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि ये जो मेरा लेक्चर है ये बड़ा टारगेटेड रहे और ये इसके अंदर जो प्रैक्टिस होने वाली चाहिए वो प्रैक्टिस हो जाए। रिपीट को हम थोड़ा सा अब इग्नोर करेंगे। कहते हैं कंपनी मैन्युफैक्चर्स लग्जरी आइटम्स, इट इज़ फाइनेंस पार्टली बाय लॉन्ग टर्म वेरिएबल डेट फाइनेंस। हम लग्जरी आइटम्स सेल करते हैं, हमने लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेट लोन नोट लिया हुआ है। वेरिएबल रेट लोन नोट का मतलब ये होता है इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, नीचे आएगा तो आपको उसकी सेविंग्स हो रही होंगी। एग्जामिनर कहता है द गवर्नमेंट अडॉप्ट्स एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी एंड द कंपनी इज कंसिडरिंग हाउ दिस विल अफेक्ट इट्स फ्यूचर प्लान्स। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को रिड्यूस करेगी और डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश करेगी। हाउ वुड एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, अफेक्ट द कंपनी? इट विल लीड टू लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन कंपनी डेट्स। गलत, फिस्कल पॉलिसी का इंटरेस्ट रेट से कोई ताल्लुक नहीं होता। सेकंड, इट विल क्रिएट हायर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब ही यही है कि इकोनॉमी को एक्सपैंड किया जाए। कैसे एक्सपैंड किया जाएगा? थ्रू हायर ग्रोथ रेट। हायर ग्रोथ रेट कैसे आएगा? थ्रू हायर डिमांड। देन हायर टैक्सेशन रेट्स ऑन कंपनीज इनकम। गलत, ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी हो जाएगी। तो यार आंसर कैन ओनली बी टू का मतलब योर आंसर इज ओनली डी। डन, आगे बढ़ो। अच्छा, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द लोन नोट निकालनी है, मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि अगेन आपको इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालना है, तो आप ये खुद कर लीजिएगा। आप इसको होमवर्क समझ लीजिए, थोड़ा सा एक्सपेडाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is our weaknesses in using financial statements to value an unlisted business? इनमें से कौन सी वीकनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब आप एक अनलिस्टेड कंपनी को खरीदने के लिए गालिबन वैल्यू करने जा रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गवर्न्ड बाय फाइनेंशियल रेगुलेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई जाती हैं वो आईएएस, आईएफआरएस या कंपनी लॉ के मुताबिक बनाई जाती हैं। क्या ये वीकनेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? नो, दिस इज नॉट अ वीकनेस, बिकॉज regulation creates trust. It creates trust on financial statements, right? So it cannot be a weakness. This cannot be an answer. Financial statements do not represent the future performance. Correct. They represent historic performance, which may not guarantee, which may not be an exact indicator of where you will go in future. Historic performance. Correct. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन एन एनुअल बेसिस। यस, एनुअल बेसिस के ऊपर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। मिड टर्म के अंदर, आजकल परसों तरसों के अंदर अवेलेबल नहीं होती। तो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं जा सकती, तो ये बिल्कुल एक लिमिटेशन है। तो हम ये कह सकते हैं 2 and 3 आर करेक्ट, राइट? तो आंसर शुड बी डी। डन। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। 7th, a project has an average estimated cash flows of 3000 per year and an initial investment of $9000। $9000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे,
3,000 पर ईयर का एवरेज एस्टिमेटेड कैश फ्लो आएगा जी। डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन विद नो रेजिडुअल वैल्यू एंड द प्रोजेक्ट हैज़ अ 6 ईयर लाइफ स्पैन। भाई $9,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 6 ईयर की लाइफ है, सही है। तो इसका मतलब पर एनम जो डिप्रिसिएशन आती होगी वो 1500 आती होगी, तो 1500 इज योर डिप्रिसिएशन। कहते हैं द कंपनी हैज अ टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 28% एंड टारगेट पे बैक पीरियड ऑफ 2.5 साल। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, टारगेट हमारा रोज का है 28% और पे बैक है हमारा 2.5 ईयर्स, ठीक है। एग्जामिनर कहता है रोस इज बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बताइए भाई, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2। तो इन्वेस्टमेंट हमारी है 9,000 की, डिवाइड बाय 2 कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 4500। आई होप मैं गंदा गंदा कर रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है जी। 4500 है, ओके। आगे आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहा है अंडर विच इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड यूजिंग द कंपनीज टारगेट विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड। किस पैरामीटर के तहत प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो कर लेते हैं जी, प्रोजेक्ट के एक्चुअल रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, पहले रोस निकाल लेते हैं। रोस का फॉर्मूला होता है आपके प्रॉफिट्स अकाउंटिंग प्रॉफिट्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो 3,000 पर ईयर के आपके एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं एवरेज। भाई देखो 3,000 के कैश फ्लोज हैं, लेकिन इसके अंदर से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट बनाने के लिए। तो 3,000 माइनस 500, तो ये आपका आएगा एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट पर ईयर डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो 4,500 है। तो 1500 डिवाइड बाय 4,500 करेंगे तो ये आ जाएगा 33.33%। हमारा टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% था, आ रहा है इस प्रोजेक्ट का 33.33%। इसका मतलब रोज की बेसिस के ऊपर तो पक्का पक्का ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। पे बैक देखें तो पे बैक हमारा टारगेट है 2.5 साल का, आ कितना रहा है $9,000 की हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। पर एनम कैश फ्लोज की रिकवरी होगी 3,000, पर एनम कैश फ्लोज की रिकवरी होगी 3,000, ठीक है। तो 9,000 डिवाइड बाई 3,000 कर ले तो इसका मतलब 3 ईयर्स का पे बैक है, 3 ईयर्स पे बैक। एंड सिंस 3 ईयर्स का पे बैक है, 3 ईयर्स का पे बैक है, देयरफॉर हम टारगेट को मीट नहीं कर पाते विच वॉज 2.5 ईयर्स। इसका मतलब सिर्फ रोज की बेसिस के ऊपर हमारा टारगेट अचीव हुआ, रोज ऑनली। डन, आगे आ जाए अभी। सेलेक्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट अप्रोप्रिएट टू ईच ऑफ द कंपनीज नीड। एमबी कंपनी नीड्स टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी इनटू डोमेस्टिक करेंसी। किधर जाएं भाई, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाएं या यूरो करेंसी मार्केट जाएं। क्या ये कोई सवाल है भाई, जाहिर सी बात है आप कहाँ जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाएंगे। आगे आ जाए जरा। अच्छा कोई डार्कर कलर सेलेक्ट कर लिया अभी मैंने। डिल कंपनी नीड्स टू इशू न्यू लॉन्ग टर्म लोन नोट्स। लॉन्ग टर्म लोन नोट्स मनी मार्केट जाएंगे कैपिटल मार्केट जाएंगे, जल्दी से बताइए भाई। कैपिटल मार्केट जाएंगे, मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, लॉन्ग टर्म लोन नोट वहां पे इशू हो नहीं सकता। बहनजी कंपनी, बहनजी कह लें, बहनजी कंपनी नीड्स टू इशू न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स, न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स जाएंगे तो कैपिटल मार्केट में। अब प्राइमरी कैपिटल मार्केट या सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, न्यू है तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट। चले जी। कार्लो कंपनी नीड्स टू परचेज शॉर्ट टर्म ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स याद रखिएगा, ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स ट्रेडेड डेरिवेटिव्स नहीं है। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स आपके हालात और वाकयात के मुताबिक कस्टमाइज किए जाएंगे। डेरिवेटिव्स की बात होती तो ट्रेडेड डेरिवेटिव्स आपको मिलते सेकेंडरी मनी मार्केट से, यानी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर या कहीं ट्रेड हो रहे होते सेकेंडरी मार्केट से। आप ओवर द काउंटर डेरिवेटिव हासिल करना चाह रहे हैं तो आप किसी और का डेरिवेटिव नहीं ले सकते। ओटीसी डेरिवेटिव आपको बैंक के फेस के ऊपर बैठ के मिलेगा। आपको फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको बैंक के मुंह पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्राइमरी मनी मार्केट के अंदर होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं भाई। कहते हैं भाई विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओवर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर ट्रेडिंग आर करेक्ट। ओवर कैपिटलाइजेशन के अंदर आपके पास टू मच लॉन्ग टर्म फाइनेंस आ जाता है। ओवर ट्रेडिंग के अंदर आप इतनी अग्रेसिवली ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं कि आपसे आपके वर्किंग कैपिटल लेवल संभाले नहीं जाते एंड इट कुड लीड टू एग्जॉशन। अच्छा भाई, ओवर ट्रेडिंग ऑफन अराइजेस फ्रॉम अ रैपिड इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू।
करेक्ट, 2 सेलेक्ट करने हैं भाई। ओवर ट्रेडिंग में रिजल्ट इन अ रिलेटिवली हाई अकाउंट्स पेबल टर्नओवर पीरियड। यस, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका हाई पेबल टर्नओवर पीरियड होगा, बिकॉज यू आर एग्रेसिवली ट्रेडिंग, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती चली जा रही होंगी। यस, अच्छा 2 तो यही हो गए, बाकी भी पढ़ लेते हैं, गलती ना हो जाए। ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट्स इन रिलेटिवली लो करंट रेशो। गलत, आपके पास हाई करंट रेशो होगा बिकॉज यू आर कैरिंग टू मच कैश। ओवर कैपिटलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ टू मच शॉर्ट टर्म कैपिटल। टू मच नहीं, टू मच लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो ये दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, टाइम निश्ता। Which two of the following statements concerning the interest rate risk management method of smoothing are true? Smoothing का मतलब होता है, स्मूथिंग के अंदर आप करते ये हैं कि आप अपने फिक्स्ड रेट लोन नोट्स और वेरिएबल रेट लोन नोट्स की इंटरेस्ट कॉस्ट को या इंटरेस्ट कैश फ्लोज को मिक्स करते हैं। तो फिक्स्ड और वेरिएबल के मिक्सचर को स्मूदी कहा जाता है, स्मूथिंग। सुने, 2 सेलेक्ट करने हैं। With the debt portfolio will consist of a mixture of fixed and floating rate debt. Yes. Interest rate payments will still increase if the interest rates rises. Yes. अगर आपके इंटरेस्ट रेट राइज हो रहे होंगे तो आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स इंक्रीज जरूर हो रही होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिक्स्ड पे आपको पैसा बच रहा होगा। देखो भाई, स्मूथिंग के अंदर होता क्या है कि हम अपने डेट पोर्टफोलियो को ऐसे बनाते हैं कि हम कुछ रखते हैं फिक्स्ड रेट लोन नोट्स और कुछ रखते हैं वेरिएबल रेट लोन नोट्स। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर बढ़ा तो क्योंकि जितना फिक्स लोन नोट हमने लिया हुआ है इस पे हमें आएंगी सेविंग्स, लेकिन ये कॉम्पनसेट हो रही होंगी वेरिएबल रेट लोन नोट्स वाले में हायर कॉस्ट से। सही, तो आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट नलिफाई हो रहा होगा। लेकिन ये बात का खास ख्याल रखना कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो इन एनी केस आपकी पेमेंट तो ज्यादा हो सकती है, पेमेंट तो ज्यादा ही हो रही होगी। फिक्स्ड वाले लोन नोट्स पे ज्यादा नहीं हो रही होगी, उन पे कैश फ्लो सेविंग्स आ रही होगी, लेकिन वेरिएबल वालों पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट पेमेंट हो रही होगी। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। 2 अगेन 2 शुरू के करेक्ट हो गए, बाकी पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स विद अ फिक्स्ड कैश फ्लो विल बी फाइनेंस्ड विद अ फिक्स्ड रेट डेट। इस ये स्मूथिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैचिंग से हो सकता है। फुल बेनिफिट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट। फुल बेनिफिट नहीं हो सकता। स्मूथिंग का तो मतलब ही यही है कि कभी फुल बेनिफिट नहीं आता, एक जगह का फायदा दूसरी जगह के नुकसान से कॉम्पनसेट हो रहा होगा, फुल फायदा नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट्स के फॉल होने का फुल फायदा आपको तब हो सकता था जब आपने सारी की सारी बोरोइंग फ्लोटिंग पे रखी हुई होती, वेरिएबल रेट के ऊपर रखी हुई होती। तो जब इंटरेस्ट रेट गिरता आपके सारे के सारे लोन पे आपको सेविंग्स आना शुरू हो जाती। ये नहीं पॉसिबल है स्मूथिंग के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है स्मूथिंग का। द नेट इफेक्ट विल बी एन इंटरेस्ट पेमेंट विच इज फिक्स्ड ओवरऑल। नहीं भाई, नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं जी। Telford company is a listed company which has 400 million ordinary shares in issue. Yesterday the ordinary shares price closed at $5. कल की तारीख में इसको कहते हैं लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, LDCP। ठीक है, 400 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स आपके इशू के अंदर हैं। कल की प्राइस $5 थी। 2 days अर्लियर, 2 दिन पहले, the board of directors approved the launch of 2 new innovative products, but this has not been publicly announced. Publicly announced नहीं हुआ था ये। 2 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B। कहते हैं प्रोडक्ट A has an NPV of $40 million. The decision to launch product A will be announced publicly tomorrow. कल अनाउंस होगी, कल अनाउंस होगी। ये फ्यूचर इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फ्यूचर इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्ट B has an NPV of $160 million. The decision to launch product B will be announced publicly this morning. आज, today announcement, today. Assume all other things, assume all other, अच्छा today का मतलब आप समझ रहे हैं ना, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, assume all other things are equal and the capital markets believe that the projected NPVs, both products will be financed using internally generated funds. एग्जाम में पूछ रहा है व्हाट विल बी द ऑर्डिनरी शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ टुडे। आज की तारीख की क्लोजिंग प्राइस क्या होगी इफ द कैपिटल मार्केट इज 1 सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और नंबर 2 स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। देखिए भाई, पहले हम चलते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म के ऊपर।
स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी गायबाना मार्केट है, आजकल लीगल तो नहीं होती ये मार्केट, लेकिन ऐसी गायबाना मार्केट है जिसके अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको पास्ट के बारे में भी पूरी नॉलेज है, प्रेजेंट के बारे में भी पूरी नॉलेज है, और इवन फ्यूचर के बारे में भी पूरी नॉलेज है। तो अगर आपका शेयर होल्डर बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर है जहां उसको कंपनी का पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन तक पता है, तो अगर आप 2 दिन के बाद जाके, अगर आप 2 दिन के बाद जाके या कल जाके या आज शाम को जाके कोई भी अनाउंसमेंट कर दें, कोई भी अनाउंसमेंट कर दें, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी मालूम थी ना ये बातें। भाई आप एक अनाउंसमेंट प्रोडक्ट बी की करेंगे आज सुबह, और एक अनाउंसमेंट करेंगे प्रोडक्ट ए की कल, हाँ कल जाके करेंगे, आज अनाउंसमेंट करें या कल जाके अनाउंसमेंट करें, स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे शेयर होल्डर को सब कुछ पता है। तो अगर शेयर होल्डर को सब कुछ पता है, तो जो भी शेयर प्राइस आज प्रिवेल कर रही है, जो भी शेयर प्राइस आज प्रिवेल कर रही है, वही रियल प्राइस है, क्योंकि उसी के ऊपर आपका शेयर होल्डर बाय और सेल अपने शेयर को करने को तैयार है। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक करें या ना करें, आपके शेयर होल्डर को, आपके मार्केट पार्टिसिपेंट को सब बातें मालूम है, तो इस इंफॉर्मेशन के मार्केट में आ जाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपकी शेयर प्राइस स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट के अंदर $5 ही रहेगी, सिंस दिस वुड रिफ्लेक्ट ऑल नॉलेज नोन। ठीक है भाई, सब कुछ पता है उनको। अच्छा देखो, ये बात का खास ख्याल रखना, एग्जामिनर ने पूछा है बताओ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर क्या होगा और स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर क्या होगा। देखो रियलिटी के अंदर या तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट होगी या तो सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट होगी, दोनों एक साथ नहीं एग्जिस्ट करते। तो जब आप इसका आंसर कर रहे हैं तो आपने सिर्फ सोचा कि अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट हो तो क्या होगा। जब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट होगी तो क्या होगा, तो आप ये बहस नहीं करना कि सर आपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो आंसर ये दिया है, या तो सेमी स्ट्रॉन्ग होगी या तो स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब सेमी स्ट्रॉन्ग के अंदर इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स हैं जो के पास्ट नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज की बेसिस के ऊपर अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। यानी जो शेयर प्राइस है, उस शेयर प्राइस के अंदर फ्यूचर की इंफॉर्मेशन का इंपैक्ट शामिल नहीं होता। अब हम एक फ्यूचर अनाउंसमेंट करने वाले हैं, प्रोडक्ट ए की अनाउंसमेंट करने वाले हैं जिसकी पॉजिटिव एनपीवी आएगी $40 मिलियन, लेकिन हम ये अनाउंस करेंगे कल। देखें, जो बात आप कल अनाउंस करने वाले हैं ना, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट के अंदर शेयर होल्डर के पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो इंफॉर्मेशन आप कल प्रोड्यूस करेंगे वो कल वाली इंफॉर्मेशन आज की शेयर प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज योर इन्वेस्टर रिलाइज ऑन हिस्टोरिक एंड पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट। तो जो इंफॉर्मेशन आज है ही नहीं वो आपकी शेयर प्राइस को इफेक्ट भी नहीं कर सकती। प्रोडक्ट ए हैज नो इफेक्ट इन अ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट, राइट। अलबत्ता ये जो $160 मिलियन की अनाउंसमेंट है जो कि आप आज सुबह करने जा रहे हैं, ये आपकी शेयर प्राइस को जरूर इफेक्ट करेगी, बिकॉज दिस विल बी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन बीइंग मेड अवेलेबल टुडे। तो जो कल की शेयर प्राइस थी $5 की, वो रिडंडेंट है। देखो, कल की शेयर प्राइस के अंदर लास्ट डे की जितनी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी वो उसका इंपैक्ट शामिल था। लास्ट डे पब्लिकली अवेलेबल info impacts included, but today's announcement का impact तो आएगा ना। टुडेज अनाउंसमेंट में हुआ क्या, आज अनाउंसमेंट होगी प्रोडक्ट बी की जिसकी $160 मिलियन की एनपीवी है, $160 मिलियन की एनपीवी है पॉजिटिव। ये बिजनेस के अंदर पॉजिटिव वैल्यू कंट्रीब्यूट होगी, जबकि कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स हैं $400 मिलियन। तो $160 मिलियन डिवाइड बाय 400 मिलियन शेयर्स आप कर लीजिए, तो कितना आ गया भाई, 160 डिवाइड बाय 400, दिस इज 0.4। तो इसका मतलब अगर आज की अनाउंसमेंट का इंपैक्ट जो कि आएगा
बिकॉज इन अ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट योर इन्वेस्टर रिलाइज ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कल तक प्रोडक्ट बी की पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं थी, आज आ जाएगी, तो आपकी शेयर प्राइस चेंज होगी बाय 0.4 क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव एनपीवी का इंपैक्ट ऐड होगा, एंड देयरफॉर थ्योरेटिकली योर शेयर प्राइस शुड बी 5.4 एट टुडेज क्लोज ऑफ बिजनेस। आज के दिन के अंदर आपकी शेयर प्राइस 5.4 होनी चाहिए। योर आंसर शुड बी 5.4। ठीक है जी, क्लियर। अब देखें ये गिवन प्रिजम्पशन है कि आपको सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, इन सब चीज़ों के बाद समझ में आती है, तभी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की मतलब ही नहीं पता, तो बस फिर तो आप ये देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा कि सर आप तेजी तेजी कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा। भाई कैसे होगा जब पढ़ा हुआ ही नहीं है या जब याद ही नहीं है, तो वो एक अलग अलग डिबेट है। ठीक है, अगर पता है तो हो जाना चाहिए। अच्छा भाई, यार ये 13 वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, इतना मुश्किल मुझे लग नहीं रहा, या कर लूँ, चलो कर लेते हैं, अल्लाह मालिक है। डॉन कंपनी इज फाइनेंस बाय अ मीडियम टर्म बैंक लोन एंड इक्विटी। द इक्विटी बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.4। चाहिए भाई, बीटा इक्विटी हमको दिया हुआ है डॉन कंपनी का 1.4। डॉन 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 द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ द बैंक लोन इज 4%। आफ्टर टैक्स केडी या केबी इज 4%। एग्जामिनर कह रहा है द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ द बैंक लोन इज 3% इन एब्सोल्यूट टर्म्स अबव द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। कह रहे हैं भाई जो आरएफ है ना, आरएफ, इस आरएफ के अंदर 3%, या ऐसे कह लेता हूं मैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लिखा हुआ एग्जैक्टली यही है, द बिफोर टैक्स के बी, यानी जो के बी 1 - टी है, this is 3% higher than आरिफ भाई। ठीक है, एग्जामिनर ने मुझे रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 5% का और कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है 20% का। ठीक है, तो मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला यहाँ पे कैपेम अप्लाई होगा। कैपेम के अंदर अगर आपको के ई निकालना है तो फॉर्मूला होगा आरिफ भाई प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्विटी। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब रिस्क प्रीमियम हमारे पास है जी 5% का, बीटा इक्विटी है जी हमारे पास 1.4 का, ये तो है हमारे पास। आरिफ भाई चाहिए हमको। ठीक है, आरिफ भाई लाने का तरीका एक ही है भाई। एग्जामिनर कह रहा है जो हमारा बिफोर टैक्स बैंक लोन का रेट है ना, उससे 3% कम है आरिफ। 3% कम है आरिफ, यानी बिफोर टैक्स बैंक लोन का रेट आरएफ से 3% ज्यादा है। तो भाई बिफोर टैक्स बैंक लोन का रेट है कितना? ये 4%, ये जो आपने के बी 1 - टी निकाला, ये आपने निकाला होगा के बी, यानी आप ऐसे सोचिए, आपने, मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके लिख लेता हूं, ये जो आपने आफ्टर टैक्स के बी निकाला, ये आपने निकाला ऐसे होगा कि आपने के बी बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 - टी कर दिया होगा। ठीक है, तो आफ्टर टैक्स के बी आपने 4% निकाला हुआ है, बिफोर टैक्स के बी हमें कैलकुलेट करना है 1 - 0.2 यानी 0.8। तो इसका मतलब बिफोर टैक्स के बी कुछ यूँ निकलेगा कि ये 0.8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4% डिवाइडेड बाय 0.8, तो हमारा के बी होना चाहिए है 4/0.8, इट शुड बी 5%। और ये जो बिफोर टैक्स के बी है, दिस इज 3% हायर देन आर एफ। तो आर एफ कितना होना चाहिए भाई? 2%। दिस इज 2%। ठीक है, 2% होगा, तो 5 × 1.4 प्लस 2, दिस शुड बी 9%। सी शुड बी द आंसर। सही, मैंने करा दिया, मैंने बोला भाई
कंफ्यूज ना हो जाओ बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो एग्जाम की तैयारी की सिचुएशन के अंदर बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता नहीं मैं, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी रेडी। असेस तो करो अपने आप को किधर खड़े हो, ठीक है। अच्छा भाई, 2 सवाल और रह गए हैं मेरे कराने के अंदर, ये आप होमवर्क पहले से बोल रहा हूँ भाई, TRP वगैरह निकाल लीजिएगा। मैं कर रहा हूँ सिर्फ 40। शुरू करते हैं भाई। ट्रम्प कंपनी मार्केट में इन है भाई। ट्रम्प कंपनी इज़ अ US बेस्ड कंपनी विद अ होली ओन्ड UK सब्सिडरी। UK सब्सिडरी है आपकी, और आप ट्रम्प कंपनी है US के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है जी, ट्रम्प कंपनी प्रेजेंट्स द ग्रुप कंसोलिडेटेड अकाउंट्स इन इट्स होम करेंसी विच इज़ द US डॉलर। भैया जो ट्रम्प है ना, ट्रम्प है US के अंदर, इनकी करेंसी है US डॉलर्स, और इनकी जो प्रेजेंटेशन करेंसी है जिसके अंदर ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो US डॉलर ही है, ठीक है। एग्जामिनर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर द UK पाउंड हैज़ वीकन कंसिडरेबली अगेंस्ट द डॉलर। पाउंड वीक हो गया अगेंस्ट द डॉलर, पाउंड वीक हो गया अगेंस्ट द डॉलर। तो इसका मतलब पाउंड अगर वीक हो गया अगेंस्ट द डॉलर तो आप ज़्यादा पाउंड खर्च करके डॉलर आता होगा, यही मतलब हुआ ना भाई। पाउंड वीक होने का मतलब डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, डॉलर स्ट्रेंथ होने का मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है अगेंस्ट पाउंड। तो आप ज़्यादा पाउंड दे के डॉलर खरीदना पड़ता होगा, ज़्यादा पाउंड दे के डॉलर खरीदना पड़ता होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी मैं इसकी मिसाल समझाने के लिए मिसाल ये दे रहा हूँ कि अगर पहले होता था लेट्स से $1 was equal to let's say you know let's say 0.5 पाउंड्स, तो अब हो गया होगा $1 इज टू 0.8 पाउंड्स, ठीक है ना। एग्जाम पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एसेट्स डिनोमिनेटेड इन अ फॉरेन करेंसी रिप्रेजेंट अ ट्रांसलेशन रिस्क टू ट्रम्प। बिल्कुल, ये जितने भी आपकी सब्सिडरी है, अगर ये ब्रिटिश पाउंड्स के अंदर है और आप उसको कंसोलिडेट करते हैं डॉलर्स के अंदर, तो आपके ऊपर ट्रांसलेशन रिस्क आएगा। ट्रांसलेशन रिस्क इज द रिस्क दैन व्हेन अ फॉरेन सब्सिडरी इज कंसोलिडेटेड इनटू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देयर विल बी एन एक्सचेंज लॉस। रिस्क तो है, रिस्क तो है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। मतलब ये ऐसे ही है ना भाई, देखें अगर आपकी एक सब्सिडरी का एसेट था 1000 पाउंड का, ठीक है, पहले एक्सचेंज रेट था 0.5:$, तो 1000 पाउंड को आप 0.5 से डिवाइड करते थे तो $2000 का एसेट बनता था। अब अगर पाउंड वीक हो गया है तो आपको ज़्यादा पाउंड दे के डॉलर ख़रीदना पड़ता है, आपका रेट हो गया है 0.8, तो अब यही $1000 के एसेट्स 0.8 के ऊपर ट्रांसलेट होंगे। तो आप सोचें 1000 डिवाइड बाई 0.8, तो ये हो जाएंगे 1250। यानी पहले वो एसेट्स जो कि आपकी बुक्स के अंदर आके कंसोलिडेट होते थे डॉलर्स के अंदर $2000 के, अब हो रहे होंगे $1250 के। इसका मतलब एक्सचेंज लॉस आएगा $750 का। डन। तो ये बात तो करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये मैंने सब हाइपोथेटिकल नंबर्स बनाए थे, ठीक है ना। कहते हैं द UK सब्सिडरीज एसेट्स एज शोन इन द कंसोलिडेटेड अकाउंट्स विल इंक्रीज इन वैल्यू, due to the weakening of the pound. No, they will decrease in value. I just showed it to you, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग एंड द नंबर 1 इज करेक्ट, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ए, ठीक है। क्लियर। तो अच्छा भाई, बस जैसे मैंने आपको बोला था ये 15th आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ज़रूर अपना फीडबैक देखिए दीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी सी सपोर्ट मिली हो। कोशिश तो मैंने यही की कि मैं जितना जल्दी जल्दी कर सकूँ उतना जल्दी जल्दी कर लूँ, लेकिन मैं जितना जल्दी सोच रहा था उतना कर नहीं पाया। और उसकी वजह यही है कि जाहिर सी बात है मैं पढ़ा पढ़ा के कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो आपको समझाना पड़ रहा है। आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं खुद से कर रहा होता तो इससे काफ़ी लेस टाइम के अंदर कर सकता था। लगभग मैंने कोशिश की कि मोटा मोटी कोई आपको 2 अटेम्प्ट्स के ये मैं आपको कुछ MCQs करवा दूँ। MCQs में कभी कभार बच्चे स्ट्रगल भी करते हैं, तो थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ा सा रिविजन भी अच्छा हो जाता है और ओवरऑल फ़ायदा भी हो जाता है। आई होप यू लाइक्ड इट। डू गिव योर फीडबैक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।